हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कार्टोग्राफी एंड द स्टडी ऑफ मैप का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था, हमने जाना था कि मैप्स होते क्या है, मैप्स में जो डायरेक्शंस हैं उनके बारे में हमने जाना, फिर उनके बारे में हमने स्केल के बारे में हमने जाना। उसके बाद जो है हमने सिम्बल्स के बारे में जान लिया था। उसके बाद कुछ कन्वेंशनल सिम्बल्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया था। आज का जो वीडियो लेक्चर है वहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैप। तो मैप के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे 3 तरीके के मैप होते हैं आपके, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। तो कौन से मैप होते हैं? फर्स्ट इज फिजिकल मैप, सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप और थर्ड इज थीमेटिक मैप। तो मैप जिसमें नेचुरल फीचर्स के बारे में, जिन मैप्स में नेचुरल फीचर्स जो है अर्थ के उनके बारे में बताया जाता है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, ओशियन, इन्हें फिजिकल मैप कहा जाता है। तो इसमें किसी सिटी, कंट्री का डिस्क्रिप्शन नहीं रहता कि ये फलाना सिटी है, फलाना सिटी है। सिर्फ जो नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन, इनके बारे में बताया जाता है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल फीचर्स। जो फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ का या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन का, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फिजिकल फीचर्स ये चीज़ें होते हैं, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन एक्सेट्रा। सो मैप शो डिफरेंट कंट्रीज, प्रोविंस। और जो मैप जो है, और ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप का मैप, जो क्या है फिजिकल मैप हो गया। उसके बाद जो है पॉलिटिकल मैप के बारे में हमको जानना है। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जिन मैप्स में कंट्रीज, प्रोविंस, सिटी, विलेजेस और बाउंड्रीज, अलग अलग कंट्रीज के बीच की बाउंड्री, अलग अलग प्रोविंस के बीच की बाउंड्रीज के बारे में बताया जाता है, उन्हें हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और थर्ड तरीके का जो मैप होता है, मैप दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक। तो अगर कोई मैप है जिसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि रेनफॉल, कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है इसके बारे में, या जनसंख्या कितनी है उसके बारे में, तो इस तरीके के जो मैप होते हैं उन्हें थीमेटिक मैप कहा जाता है। तो मैप दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक, तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इन्हें थीमेटिक मैप कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया आपका? रोड्स के बारे में। टेम्परेचर कि कहाँ गर्मी है, कहाँ सर्दी है, उसके बारे में। रेनफॉल, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ ज़्यादा कम बारिश होती है। फॉरेस्ट के बारे में, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन, इन्हें थीमेटिक मैप कहा जाता है। तो हमको स्टडी करना है फिजिकल और थीमेटिक में, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया का। तो इसमें से कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। तो पुट द टिक मार्क इन द करेक्ट कॉलम। तो अगर आप के पास ये दोनों मैप अवेलेबल हैं तो आप इन सारे जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं, और ये जो टेबल है इसको आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको रिलीफ या टोपोग्राफिक मैप के बारे में जानना है। तो रिलीफ क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होता है? तो ये चीज़ें जो है हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो रिलीफ या टोपोग्राफी, इसका मतलब होता है कि कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कौन सा एरिया प्लेन है। ये जो जैसे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स हैं, वैलीज है, ये सब कहाँ क्या 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 है, यही इन्हीं चीज़ों को क्या है हम टोपोग्राफी बोलते हैं, अर्थ की टोपोग्राफी बोलते हैं। तो रिलीफ जनरली मीन्स द डिफरेंस इन एलिवेशन। तो रिलीफ का क्या मतलब होता है? जो एलिवेशन है, उतार चढ़ाव का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है। जो अलग अलग जो धरती का जो अलग अलग पार्ट है वहाँ पे। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे कि मैंने बताया, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, वैली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैप्स आर ड्रॉन ऑन शीट और पेपर। तो मैप, जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक शीट पेपर का शीट होता है, उसी में ड्रॉ होता है। तो हम ये एलिवेटेड सरफेस को कैसे दिखाएंगे? तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे? अगर ये एक मैप है, तो अगर मुझे एक माउंटेन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी? इस तरीके से बताऊंगी। तो देयर आर थ्री वे ऑफ शोइंग अ रिलीफ इन अ मैप। तो 3 तरीके से हम इस तरीके की जो रिलीफ है उसको बता सकते हैं। स्पॉट हाइट मेथड, काउंटर लाइन मेथड एंड काउंटर शेडिंग मेथड। तो 3 मेथड होते हैं। एक तो या तो आप स्पॉटली यहाँ पे हाइट बता दे, या तो कोई काउंटर लाइन आप ऊपर ड्रॉ कर दे और बता दे कि ये लाइन जो है माउंटेन को डिस्क्राइब करेगा, डॉटेड लाइन जो है वो प्लेट्यूज को डिस्क्राइब करेगा, या तो फिर आप कलर शेडिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने, अगर ये एक मैप है, यहाँ पे हमने ब्राउन कलर, फॉर एग्जांपल यहाँ ब्राउन कलर डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पे माउंटेन है, और यहाँ पे पिंक कलर डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पे प्लेट्यू है। तो इस तरीके से हम मेथड्स, अलग अलग मेथड्स डिस्क्राइब कर इसके अर्थात अलग अलग मेथड्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा रिलीफ कहाँ पे है मैप में। So in class 7 you learn that all places situated at same height from the sea level.
तो क्लास 7 में हमने देखा था कि सारी जगह जो है सी लेवल के हाइट से हम नापते हैं, ठीक है, हम नापते हैं। तो दिस इज कॉल्ड काउंटर लाइन। तो इसे क्या कहा जाता है? काउंटर लाइन। द एलिवेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। तो ये हम क्लास 7 से जानते आ रहे हैं कि अगर हमें किसी भी जगह की ऊंचाई के बारे में पता करना है तो हम ऊंचाई कहाँ से नापते हैं? जो सी का लेवल है, सी का लेवल है वहाँ से हम नापते हैं। किसी गड्ढे वड्ढे से नहीं नापेंगे या किसी ऊंचाई से भी नहीं नापेंगे। जो समुद्र का जो तला है, जो लेवल है, वहाँ से हम नापेंगे। तो काउंटर लाइन्स आर जनरली ड्रॉन एट फिक्स डिस्टेंस। तो काउंटर लाइन्स जो है वो फिक्स डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं, जैसे कि 20 मीटर्स, 50 मीटर, 100 मीटर्स। तो earlier land surveys were conducted to measure the surface elevations and draw counter lines। तो इस तरीके से काउंटर लाइन जो है खींचे जाते हैं। बट विद द इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी हो गया, लैंड सर्वेस के इन्वेंशन के बाद में ये एरियल फोटोग्राफी वगैरह आ गई। तो इसलिए जो है रिलीफ्स जो है ये सारी चीज़ों को जो है यूज़ किया जाता है इस तरीके के टोपोग्राफिक लाइन्स जो है काउंटर लाइन्स को जनरेट करने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं काउंटर लाइन का? तो काउंटर लाइन जॉइन प्लेसेस सिचुएटेड एट द सेम हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो काउंटर लाइन्स को क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जो भी स्पेस, जैसे कि ये समुद्र का लेवल है, तो इस लेवल पे जो जो स्पेसेस है उसको उस काउंटर लाइन से ज्वाइन किया जाता है। तो काउंटर लाइन एंड देयर शेप, और ये जो काउंटर लाइन है और ये जो शेप्स हैं ये क्या डिपेंड करता है? स्लोप एंड हाइट ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो जो भी स्लोप और हाइट है वो इससे काउंटर लाइन से हम पता कर सकते हैं। तो काउंटर लाइन ड्रॉन क्लोज टुगेदर शो स्टीप स्लोप, और जो काउंटर लाइन है वो बहुत ही नज़दीक में जो ड्रॉ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? वो खड़ी चढ़ाइयाँ वाली लाइन होती है। स्टीप स्लोप्स मतलब खड़ी चढ़ाइयाँ। तो काउंटर लाइन दैट आर मोर स्पेस्ड शो जेंटल स्लोप्स, और जो काउंटर लाइन जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं उसे वो क्या दर्शाते हैं कि वहाँ पे का स्लोप क्या है? जेंटल होता है। खड़ी चढ़ाई कैसी होगी? इस तरीके की पहाड़ी वाली खड़ी चढ़ाई होगी, और जेंटल स्लोप इस तरीके का होगा। तो टू काउंटर लाइन्स ऑफ डिफरेंट हाइट डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो कोई भी जो काउंटर लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। तो हमको जो है फिजिकल मैप देखना है छत्तीसगढ़ का, और अप्रोक्सीमेटली हाइट फाउंड करनी है इन सारी प्लेसेस की। ओके, तो इतने सारे प्लेसेस की हमको हाइट फाउंड करनी है और डायरेक्शन वो करना है। तो आप रेफरेंस के लिए जो है मैप 11, 14, 15, 17 छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं इन आंसर्स को जानने के लिए। तो नेक्स्ट ही स्टोरी ऑफ मैप मेकिंग। तो स्टोरी क्या है? मैप मेकिंग कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, किसने बनाया पहला मैप, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। तो इट टुक मोर देन 3000 ईयर्स टू डेवलप द मैप दैट वी यूज टूडे। तो आज की डेट में आपके पास एटलस है, मैप है, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए कितने साल लग गए? 3000 साल लग गए। तो 3000 पहले साल से जो है मनुष्य जो है वो मैप्स बनाते आया है। तो ह्यूमन बींग्स हैव बीन ड्राइंग मैप सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो बहुत पुराने समय से जो है ह्यूमन बींग्स मैप बनाते आ रहे हैं, और ये जो मैप है वो आज के मैप से बहुत अलग हुआ करते थे। तो एंशिएंट मैप जो है वो बहुत ही अलग हुआ करते थे आज जो हम मैप यूज़ करते हैं उससे। तो ये जो है जो पहले के जो मैप है वो मोस्टली लाइन डायग्राम्स होते थे, एंड वे और कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ लाइन डायग्राम हुआ करते थे। अगर कोई स्पेस है वहाँ पे क्या तालाब है, क्या है क्या नहीं है, सब बस ऐसे ही ड्रॉ किया जाता था, कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं किया जाता था, जिस स्केल के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। लास्ट जो सेशन था उसमें हमने पढ़ा था। तो दे पिक्टोरिकली डिपिक्टेड द अर्थ फिजिकल फीचर्स। द मैप ऑफ मॉडर्न एरा आर मोस्ट साइंटिफिकली डेवलप्ड। तो जो पहले के जो मैप्स, जो हम बहुत एंशिएंट टाइप के जो मैप्स हैं उनके बारे में हम जब जानते हैं तो वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अर्थ की फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि मैंने बताया कहाँ पे पेड़ है, तालाब है, घर है, यही चीज़ें बस बताई जाती थी। कौन सा कॉन्टिनेंट है, जगह है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और कुछ पर्टिकुलर स्केल साइंटिफिक तरीके से नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिया गया है। तो ये मैप है क्ले टैबलेट में, ठीक है। पहले तो पेपर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो एक क्ले टैबलेट में ये मैप है, और ये मैप कहाँ का है? बेबीलोन का। ओके, तो इसके बारे में भी हम और जानेंगे। तो हिस्टोरिकली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्टोरिकली ह्यूमन नॉलेज ऑफ अर्थ, तो ह्यूमन नॉलेज जो है अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ता गया जैसे जैसे कि लोग टाइम के साथ ट्रैवल करते गए, एक जगह से दूसरे जगह जाते गए, और उन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व की, तो मैप मेकिंग वहाँ से स्टार्ट हो गया। और मैप मेकिंग क्या हो गया? धीरे धीरे क्या है? बढ़ते
गया। तो फर्स्ट मैप जो है वो इजिप्शियंस ने बनाया था 3000 ईयर्स पहले। तो सबसे पहला मैप किन्होंने बनाया था? इजिप्शियंस ने। और कब? 3000 ईयर्स अगो। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? ये जो मैप इजिप्शियंस ने बनाया था, इसमें फील्ड्स, ठीक है, खेत बनाए गए थे और उसकी बाउंड्री दिखाई गई थी रिवर नाइल के किनारे में। हम ये जान सकते हैं कि जो मैप्स था पहले, जो है पहले के समय में जो ये मैप्स यूज किया जाता था, वो यूज किया जाता था रजिस्टर ओनरशिप, ताकि जिसके पास जो मैप है उससे ये पता चल सके कि ये इनकी जमीन थी। तो ओनरशिप को रजिस्टर करने के लिए इस तरीके के मैप बनाए जाते थे। और आज भी यह प्रोसेस चलता है। जैसे कि आपके पास कोई ज़मीन है तो इसका लेखा जोखा किसके पास होगा? आपके एरिया के पटवारी के पास में। तो नाउअडेज, आज के डेट में भी जो पटवारीज होते हैं उनके पास जो है पूरा लेखा जोखा होता है एग्रीकल्चर फील्ड का, आपके खेत का। अगर आपके पास कोई खेत है तो इसका पूरा लेखा जोखा पटवारी के पास होता है। वैसे ही अगर आपके पास कोई घर है तो इसका लेखा जोखा भी आपके एरिया के पटवारी के पास होगा। So this map shows who owns the piece of land. So the oldest map of the world is a clay tablet from Babylon, present day Iraq. तो सबसे पुराना जो मैप है वो कहाँ का है? जैसे कि ये जो पिक्चर में यही है, ये कहाँ पे मिला है? बेबीलोन, ठीक है, जो प्रेजेंट डे इराक है वहाँ पे। तो मेड अराउंड 600 BC। तो 600 BC में ये मैप बनाया गया रहा होगा। ये वाला मैप ये बनाया गया रहा होगा। और ये जो सिटी है बेबीलोन का, उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। द टाइग्रिस, द यूफ्रेट्स रिवर्स, माउंटेन, आइलैंड्स एंड सराउंडिंग एरिया। सो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है छोटे से मैप में बताया गया है। तो दिस वाज द वर्ल्ड द पीपल ऑफ दैट एज न्यू। तो उनके पास जब उस समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम जानते हैं कि पहले समय के लोगों को ये नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। और उस समय जो है इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इतनी सारी जगहें हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं पता हुआ करती थी। तो वहाँ पे उस समय अगर इराक के लोगों की बात करें तो वहाँ पे उनको यही पता था कि वो सिटी है बेबीलोन का, उसके साथ टाइग्रिस नाम का एक सिटी है, यूरोफ्रेट्स रिवर है, माउंटेन है, आइलैंड है, और कुछ सराउंडिंग में जो सीज है उनके बारे में। और ये है भले इराक का ये जो टैबलेट, लेकिन अभी ये कहाँ है? ब्रिटिश म्यूजियम में। सो हाउ द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स डेवलप। तो कैसे जो है ये मैप्स बनाने का सिलसिला आगे बढ़ा। तो जो ज्योग्राफिकर्स है, ज्योग्राफर्स मतलब जो धरती के बारे में स्टडी करते हैं, और जो एंशिएंट ग्रीस के जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने पहले डेवलप किया ये जो आर्ट है मैप ड्राइंग का। तो हेसेटियस ये जो है, इन्होंने पहला जो वर्ल्ड मैप है वो बनाया 5th और 6th सेंचुरी के अराउंड में। 6th सेंचुरी BCE में इन्होंने इस तरीके का मैप बनाया, ठीक है, इस तरीके का वर्ल्ड मैप बनाया। तो यहाँ पे उन्होंने, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप आज की डेट के मैप में देखें, आज की डेट के मैप के हिसाब से देखें, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी मतलब सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी। ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। सो ही लिव्ड नियर मेडिटेरियन सी। तो वहाँ पे वो कहाँ पे रहते थे? मेडिटेरियन सी के पास रहते थे। और उस समय के लोगों को ये नहीं पता था कि अर्थ राउंड है। उस समय के लोग ये इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं करते थे कि अर्थ राउंड है। दे बिलीव दैट अर्थ इट वॉज शेप लाइक अ सॉसर। तो सॉसर पैन जैसे होता है, जैसे कि एक गोल तरीके का, उस तरीके का अर्थ होता है। जैसे सॉसर पैन मतलब एक पैन होता है, तवा होता है, उस तरीके का जो शेप है, उस तरीके का शेप में अर्थ है, विद ग्रीस एट इट्स सेंटर। और इसका सेंटर क्या है? ग्रीस। तो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्टिनेंट। और ये जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 ही कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है, यूरोप और एशिया। इतना ही वो उस समय के 5th और 6th सेंचुरी में लोगों को इतना ही पता था। तो रोमन एम्पायर है रोज टू पावर फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ ग्रीक स्टेट्स। तो ग्रीक स्टेट्स जो है वो अब डिक्लाइन करने लग गई और रोमन एम्पायर जो है उस समय पावर में आया। तो इट्स टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल यूरोप, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन टू टर्की। तो अब जो है इनका जो साम्राज्य था, रोमन एम्पायर का जो साम्राज्य था वो बढ़ने लगा। कहाँ से? सेंट्रल यूरोप से लेके फ्रांस, इटली, ब्रिटेन से लेके पूरा टर्की तक। द मोस्ट वेल नोन जोग्राफर ऑफ द टाइम वाज पोटलेमी। पोटोलेमी उस समय के एक बहुत बड़े जोग्राफर थे। और ये पहला अंडरस्टैंडिंग उनका था कि मतलब मैथ्स में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस होती है। इन्होंने ये बताया कि मैथ्स में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भी इंपॉर्टेंस होती है। और इस कंसेप्ट के बेसिस में उन्होंने मैप यूरोप और वर्ल्ड का मैप बनाया इस तरीके का।
यूरोप और वर्ल्ड का मैप बनाया इस तरीके का। तो पोटोलीमीज वर्ल्ड मैप। तो ये कितना डिफरेंस है ये वाले मैप से ये वाले मैप में। आज के मैप से उतना मिलता जुलता नहीं है, लेकिन फिर भी है ये मैप। सो द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ मैप वाज चाइना। तो चाइना जो ईस्टर्न बाउंड्री थी मैप की क्या थी, चाइना थी, और वेस्टर्न बाउंड्री क्या थी, स्पेन थी, और इसकी नेबरिंग कंट्रीज। तो ये पोटोलेमी का मैप था। उसके बाद जो है आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर, अब रोमन एम्पायर का भी डाउनफॉल हो गया। तो सबसे पहले ग्रीक एम्पायर था, फिर उसके बाद रोमन एम्पायर का भी 2nd सेंचुरी में डाउनफॉल होने लगा। तो यूरोप वेंट थ्रू अ पीरियड व्हेन साइंटिफिक थिंकिंग वाज सप्रेस्ड। अब रोमन एम्पायर के जाने के बाद से यूरोप में जो है साइंटिफिक थिंकिंग, जो ये एडवांसमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजी में, ये थोड़ा सा कम हो गया अंटिल 7th सेंचुरी के आते आते। तो ये जो कार्टोग्राफी का जो ये इतना उफान चल रहा था, लोग इतना मैप्स वगैरह बनाना सीख रहे थे, जान रहे थे, हम अर्थ के बारे में जान रहे थे, वो थोड़ा सा धीमा हो गया, स्टैग्नेट मतलब धीमा हो गया इस पीरियड में। और इसी पीरियड में अब जो है फेमस कार्टोग्राफर मोहम्मद इल्दरसी, तो ये आए सीन में। तो इन्होंने क्या किया, ये जो किंग है, इनके जो किंग थे उनके लिए ये मैप बनाने का काम करते थे 11th सेंचुरी सीई में। और इनके मैप की जो अनयूजुअल फीचर्स क्या होती थी, ये जो रॉयल कार्टोग्राफर जो ये मोहम्मद अल दरसी थे, ये रॉयल कार्टोग्राफर थे अपने किंग के। ये इन्होंने क्या किया, साउथ डायरेक्शन को टॉप में दिखाया और नॉर्थ डायरेक्शन को बॉटम में दिखाया, तो उल्टा इन्होंने दिखाया। एंड अरेबिया वाज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हिज वर्ल्ड। तो इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको उल्टा बताया, मतलब जो हम आज की डेट में साउथ डायरेक्शन मानते हैं उनको इन्होंने नॉर्थ बताया, और नॉर्थ को इन्होंने साउथ बताया, और जो अरेबिया इनकी जो कंट्री थी उनको इन्होंने वर्ल्ड का सेंटर में बना दिया। So cartography developed rapidly after 13th century when European navigators required reliable information for their ocean voyages for exploration। और जो ये कार्टोग्राफी का जो प्रोसेस है ये 13th सेंचुरी के बाद जो है बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन नेविगेटर्स थे, यूरोपियन नेविगेटर्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ चीज़ों की खोज के लिए जाते हैं। तो जो यूरोपियन नेविगेटर्स हैं उनको अपने जो समुद्र की यात्राएं, ओशन वॉयजेस मतलब समुद्र की जो यात्रा है उसके लिए जो है उनको एक अच्छे मैप्स की ज़रूरत थी। तो उस समय जो है मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, मेलेजन, कैप्टन कुक, ये जो है बहुत लंबी यात्राओं में जाते थे। लॉन्ग वॉयजेस मतलब लंबी समुद्र की यात्राओं में जाते थे। तो उनको ये जो एक्सिस्टिंग नॉलेज था कॉन्टिनेंट और ओशन का, इसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो सबसे फर्स्ट ग्लोब जो है वो इसी समय डेवलप किया गया। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस भी आया यूरोप में 15th सेंचुरी में। तो इससे पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि जो मैप्स थी उसको प्रिंट करा जा रहा था। अब की डेट में मैप्स जो है उसको प्रिंट किया जा रहा था, ताकि जो ये जो नेविगेटर्स हैं, इतने सारे जो नेविगेटर्स हैं, उनको अच्छे स्कोप में मैप मिल सके। और उनका जो स्टैंडर्ड है, हाथ से बनाई हुई चीज़ मिट जाती है, ख़राब हो जाती है, लेकिन प्रिंटेड चीज़ जो है उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है ये जो आर्ट है कार्टोग्राफी का, ये बढ़ते जा रहा था। तो मार्को पोलो जो 1254 से 1324 सीई के टाइम के हैं, तो इन्होंने अपनी जर्नी जो सिटी ऑफ वेनिस से यूरोप, ठीक है, सेट आउट हिज जर्नी फ्रॉम कहाँ से कहाँ, वेनिस से लेके यूरोप में। तो इन्होंने वेनिस जो यूरोप में है वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की फॉलोइंग अ लैंड रूट। तो इन्होंने लैंड रूट को लिया, कहाँ से कहाँ तक, सिटी ऑफ वेनिस से इन्होंने चालू किया, लैंड रूट लिया, चाइना पहुँचे, चाइना से ये कहाँ पहुँचे, ट्रैवलिंग थ्रू तुर्की एंड जेरूसलम। तो ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया, इन्होंने यूरोप से स्टार्ट किया, यूरोप से ये कहाँ पहुँचे, चाइना। तो चाइना कैसे पहुँचे, टर्की और जेरूसलम जाते हुए। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सी रूट लिया ईस्टर्न चाइना से, और उसके बाद वो वियतनाम, मलाय पेनिनसुला, सुमात्रा, निकोबार आइलैंड, श्रीलंका होते हुए वेस्टर्न कोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहुंचे। तो मार्को पोलो की जर्नी कैसे थी, तो इन्होंने वेनिस से स्टार्ट किया, इधर से ये जेरूसलम वगैरह होते हुए चाइना तक पहुंचे। चाइना से फिर ये मलेशिया और आपका मलेशिया हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह होते ये इधर पहुंच गए। और पहले के समय में लोगों को लगता था गुजरात वाला एरिया ये है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। फिर उसके बाद हमको वास्को डी गामा के बारे में जानना है, जो 1460 से 1524
तक की उनकी जर्नी थी। सो व्हेन कोलंबस वाज बिजी, तो कोलंबस जब बिजी थे वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन करने के लिए, तो पोर्चुगीज वेयर ट्राइंग टू फाइंड ईस्टर्न सी रूट टू इंडिया। तो जब कोलंबस बिजी थे पूरा वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन करने के लिए, तो यहाँ पे वास्को डी गामा जो है वो उन्होंने एक सी रूट खोजने की कोशिश की ताकि वो डायरेक्टली इंडिया पहुंच सके शॉर्टेस्ट रूट में। सो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 1497 में। कहाँ से? वास्को डी गामा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 1497 में। कहाँ से कहाँ तक? द आइलैंड ऑफ केप वर्डे, ठीक है, यहाँ से। और ही प्रोसीडेड टू नेविगेट देन, और उसके बाद जो है वो चालू किया उन्होंने नेविगेशन अननोन साउथ एटलांटिक ओशन की तरफ, और अराइविंग एट साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो उन्होंने कहाँ से कहाँ उन्होंने चालू किया? वर्दे, केप वर्दे से चालू किया, फिर अटलांटिक ओशन में ट्रैवल किया, फिर वो वेस्टर्न कोस्ट पहुंचे अफ्रीका में। सो दिस वाज द लॉन्गेस्ट सी जर्नी एवर टेकन अंटिल देन। तो ये सबसे लंबी समुद्री यात्रा थी अभी तक की। तो इसके जो क्रू मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स मतलब इनके जो सैनिक जो उनके साथ जो समुद्र में जो शिप में जो यात्रा कर रहे थे, जो उनके जो मेंबर्स थे, उनके साथ जो काम करने वाले थे, वो बीमार पड़ने लग गए और वो बोल रहे थे कि उनको वापस पुर्तगाल जाना है। लेकिन वास्को डी गामा जो है वो बिल्कुल अनसवरिंग, मतलब वो एकदम अटल थे कि उसको अपने एम तक पहुंचना ही है, उनको इंडिया पहुंचना ही है। तो सदर्न टिप, क्रॉसिंग द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका एट केप ऑफ गुड होप, वहां से वो कंटिन्यू करते हुए नॉर्थवर्ड टू रीच जम्बेजी रिवर। तो यहाँ तक वो पहुंचे। उसके बाद जो है जम्बेजी रिवर के पास पहुंचते पहुंचते उनके जो क्रू है, उनके जो साथीगण हैं, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, वो बीमार पड़ने लग गए, उनको स्कर्वी हो गया। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें दांत झड़ने लग जाते हैं और हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। तो वैसे ही उनके साथ हुआ। तो जो सेलर्स है उनके हाथ और पैर जो है वो फूलने लगे, उनके दांत जो है गिरने लगे, वो एकदम उनकी तबीयत खराब होने लगी। और इतना कुछ होने के बाद भी, डिस्पाइट द ट्रेवलियर्स, मतलब जो यात्रा में आ रही थी इतनी परेशानी, उसके बाद भी जो है वास्को डी गामा रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए। So he came across Arab traders near Mozambique. तो वो अरब ट्रेडर्स के पास पहुंचे, कहाँ पे? मोजाम्बिक। और वहाँ पे हु एनकरेज्ड हिम टू सेल टुवर्ड्स इंडिया, और उन्होंने बताया कि वो आगे जा सकते हैं और वहाँ उनको आगे इंडिया मिलेगा। सो ही फाइनली सक्सीडेड रीचिंग कैलिकट ऑन इंडियन वेस्टर्न कोस्ट ऑन May 20, 1948। और वो आगे बढ़ते हुए कहाँ तक पहुंचे? कैलिकट तक पहुंचे, जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में है। कब? 20 मई 1498। और ये जो डिस्कवरी है फ्रॉम यूरोप टू एशिया, इसने ओपन की बहुत सारी पॉसिबिलिटी यूरोपियन ट्रेड के लिए। किसका? ईस्ट के साथ, स्पेशली इंडिया के साथ। तो इंडिया के मसाले जो हैं वो बहुत फेमस हुआ करते थे, और इस मसालों के खोज में ही जो है यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे आए और ब्रिटिशर्स ने जो है अपना साम्राज्य यहाँ पे फैलाया। तो अगर वास्को डी गामा ने ये बात नहीं फाउंड आउट किया होता तो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री तक नहीं पहुँच पाते। सो द लॉन्ग वॉयजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन बाई यूरोपियन नेविगेटर्स ट्रांसफॉर्म मैप मेकिंग फ्रॉम एन आर्ट इनटू साइंस। तो ये जो लंबी यात्राएं थी यूरोपियन नेविगेटर्स के थ्रू, तो इनके कारण ही जो है मैप पहले एक आर्ट हुआ करता था ड्राइंग की तरह, तो ये अब एक साइंस बन गया। अ न्यू एरा ऑफ कार्टोग्राफी बिगेन इन 15th सेंचुरी, और एक नई खोज हुई, एक नई शुरुआत हुई कार्टोग्राफी की। कब? 15th सेंचुरी में। इट्स फाउंडेशन लेड बाय द रीडिस्कवरी ऑफ पॉटोलमीज बुक कॉल्ड जोग्राफिया विच वाज ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। और ये इसी कारण जो है ये पॉटोलमी की जो बुक है जोग्राफिया, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी की गई। तो ये जर्नी है वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, यहाँ से होते हुए अटलांटिक ओशन होते हुए, ये जो सदर्न टिप है अफ्रीका का वहां तक के पहुंचे, और यहाँ से पहुंचते पहुंचते जो है ये इंडिया के कैलिकट तक पहुंचे। तो ये उनका सी रूट था। सो द बुक पॉपुलराइज मैप, तो ये जो बुक है ज्योग्राफिया, इन्होंने मैप का पॉपुलराइज किया और इनके सिग्निफिकेंस को भी बढ़ाया। तो द एंथुसियाज्म इज जनरेटेड लेड टू ओपनिंग ऑफ मेनी स्कूल ऑफ कार्टोग्राफी इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी। और ये जो उत्साह था कि नहीं मैप मेकिंग में काम करना है, मैप के बारे में जानना है, तो इसके ये इतनी उत्साह हो गए थे, इतनी उत्साही मतलब वहाँ पे माहौल था कि स्कूल्स भी बन गए।
स्कूल ऑफ कार्टोग्राफी भी बन गई इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में। द अरब्स हैड ब्लॉक द लैंड रूट विया मेडिटेरियन सीज टू इंडिया। और जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने ये जो लैंड रूट था जो मेडिटेरियन सी से इंडिया तक जाने का, इस तरफ से उसको ब्लॉक कर दिया, ताकि जो मर्चेंट्स हैं वेस्ट यूरोप से उनको अब दूसरा पाथ खोजने की जरूरत थी अगर वो इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो होलैंड बिकेम अ प्रोमिनेंट ट्रेडिंग हब ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, एस्टैब्लिशिंग इट डोमिनेंस ओवर द सी। तो होलैंड जो है, होलैंड एक जगह का नाम है, वो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट ट्रेडिंग हब बन गया। प्रोमिनेंट मतलब एक मुख्य ट्रेडिंग हब बन गया 16th सेंचुरी में, जिससे उसका डोमिनेशन, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गया। सो इट्स मर्सटाइल सक्सेस स्पर्ड द डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, मर्सटाइल सक्सेस मतलब यहाँ जो ट्रेड हो रहा था उसमें जो इतनी उपलब्धियाँ मिली, इससे जो है जो मैप मेकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो अमंग द डच कार्टोग्राफर ऑफ दिस टाइम द मोस्ट वेल नोन वाज फादर गराडस मर्केटर। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है उस समय डच में। सो ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन मैप मेकिंग, रिव्यूइंग प्रीवियस वर्क इन हिज फील्ड। तो ये बहुत अपना पूरा टाइम जो है मैप मेकिंग में ही लगाते थे, और इनका जो पहले का जो काम है, किसी ने भी जो पहले का काम किया उनको वो स्टडी करते थे। ही इज़ नॉन टुडे एज मिराक्टर प्रोजेक्शन। ही इज, और इन्हें मिराक्टर प्रोजेक्शन के नाम के कारण जो है, जो इनकी खोज है उसी के लिए जाना जाता है। तो ये जो प्रोजेक्शन टेक्निक है उसे आज भी हम अपने मैप्स में यूज़ करते हैं। सो कॉलोनाइजेशन, डिस्कवरी, मिलिट्री यूज एंड मैप मेकिंग, तो इनके बारे में हमको जानना है। तो यूरोपियन नेविगेटर डिस्कवर्ड न्यू कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। तो मैप्स के बारे में लोगों को पता चलता गया, नई टेक्निक से मैप बनाते गए, और यूरोपियन ट्रेडर्स जो है, नेविगेटर्स जो है, वो नई नई कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज की खोज करते गए। तो इन्होंने क्या क्या खोजा? दे डिस्कवर न्यू सी रूट्स टू रीच देयर। और नए नए समुद्र के रास्ते उन्होंने पता किए। तो उन्होंने कौन से कंट्रीज के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में उन्होंने खोज की, जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, जो कि रिसोर्सेस में बहुत ज़्यादा रिच थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस थे। तो यूरोपियन किंग्स वेयर ईगर टू नो मोर अबाउट द रिसोर्सेस और क्लाइमेट और इनहेबिटेंट ऑफ दिस प्लेसेस। तो यूरोपियन किंग्स जो थे वो बहुत ही उत्सुक थे ताकि यहाँ के जो रिसोर्सेस है उनको यूज़ कर सके, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में जान सके, और वहाँ जो लोग इनहेबिटेंट्स मतलब वहाँ जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके बारे में जान सके। तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट और कार्टोग्राफर्स को अलग अलग जो पार्ट्स है वर्ल्ड के वहाँ पे भेजा, ताकि वो नई तरीके के मैप्स, नए मैप्स बना सके। तो ये जो पीपल है, दिस पीपल क्रॉस्ड, और ये जो लोग हैं, जिन्होंने, जो साइंटिस्ट है, कार्टोग्राफर्स हैं, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को पास किया। उन्होंने माउंटेन, डेजर्ट, रिवर्स को पास किया, ताकि वो नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, इंटीरियर रीजन्स का भी, ताकि वो नए तरीके से मैप बना सके। दस नॉलेज अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ दिस न्यू रीजन्स रीच यूरोपियन रूलर्स थ्रू मैप। तो ये जो नॉलेज है अलग अलग जो जगहों की, ये यूरोपियन रूलर्स तक कहाँ कैसे पहुँचे? मैप्स के थ्रू। So their desire to explore these resources led to the rise of colonialism. अब उनका जो डिज़ायर था कि वहाँ के जो रिसोर्सेस है उनका वो यूज़ कर सके, उनको एक्सप्लॉइट कर सके, तो इससे जो है कॉलोनिज्म स्टार्ट हुई। कॉलोनिज्म मतलब कोई दूसरे राज्य का, कोई दूसरे कंट्री के लोग हैं, वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर बस जाते हैं, तो इसे कॉलोनिज्म कहा जाता है। तो इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ही जो यूरोपियन रूलर्स हैं उन्होंने नई नई कॉलोनीज बनाई। When the British began establishing their power in India, they started preparing map of the interior regions of the subcontinent. अब वैसे ही जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और वहाँ यहाँ पे अपना साम्राज्य फैलाने लगे, तब जो है उन्होंने जो इंटीरियर रीजन्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, हमारे जो इंडिया के, उनके मैप उन्होंने बनवाना चालू किए। दे सर्वेड द होल कंट्री एंड सेट अप द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट टू ओवरसी द मैप मेकिंग वर्क। तो उन्होंने जो है पूरी कंट्री में सर्वे कराया, और सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट भी उन्होंने सेटअप कराया, ताकि वो जो मैप मेकिंग प्रोसेस है उसको वो जज कर सके। तो जेम्स रेनल को सुपरवाइजर सर्वायर जनरल अपॉइंट किया गया, और ये ही प्रिपेयर द फर्स्ट मैप बेस्ड ऑन द फाइंडिंग, जो उन्होंने फाइंडिंग्स की सर्वे में, उससे उन्होंने पहला मैप बनाया इंडिया का इस तरीके का। तो ये काफ़ी हद तक हमारे इंडिया का मैप लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर का अलग है। तो ये मैप उन्होंने बनाया, किन्होंने? जेम्स रेनल ने। So William Lambton initiated more comprehensive
सर्वे इन द वर्ल्ड इन 1802। तो विलियम नैम्पटन ने बोला कि हमको पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही गहन तरीके से सर्वे करना चाहिए। तो सर्वे कवर्ड, और ये जो सर्वे इसने क्या क्या कवर्ड किया, एलिवेशन, डिस्टेंस फ्रॉम मद्रास, ठीक है, मद्रास से जो डिस्टेंस है सदर्न हिमालयस की तरफ में, ये सारा चीज़ें इन्होंने इस सर्वे में कवर किया। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट कंप्लीटेड द सर्वे प्रोसेस, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने विलियम लैम्पटन ने, और जो सर जॉर्ज एवरेस्ट है इन्होंने सर्वे प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे इसी सर्वे के दौरान जो है वो पता किया गया, डिस्कवर किया गया, और इसका नाम इसीलिए जो है माउंट एवरेस्ट रखा गया सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। So scientific methods were used for the first time in this survey. The elevation of the place being measured from the sea level in Chennai where the survey began. तो scientific methods use किया गया, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जगह है उसका elevation हम सी लेवल से मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस मैप में यूज़ की गई। तो मैप्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वार्स। तो जो मैप्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ी, वॉर्स के समय में, जब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उस समय में। तो इसलिए उस समय ये बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ होने लगे, दोनों वॉर के समय में, दोनों वर्ल्ड वॉर के समय में। तो गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री के जो मैप है उसको छुपा के रखती थी, ताकि जो एनिमीज है, जो दुश्मन है, वो कहीं एडवांटेज ना ले ले। अगर उनके पास मैप रहेगा तो वो सारी जगहों के बारे में जान लेंगे और वहाँ उनका हमला करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए मैप जो है, इसलिए जो गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्री के मैप जो है वो कंट्री के मैप जो है उन्हें छुपा कर रखती थी। और इन द मॉडर्न एज में हाईली डिटेल्ड मैप्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स।